हेरिडिटी की जो हम लोगों की क्लास है, ठीक है, इस क्लास का आज बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही नन्ना मुन्ना सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। दैट इज़ द मेंडल्स प्रिंसिपल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम लोगों के पास जो हमारे साइंटिस्ट मेंडल जी हैं, उन्होंने उस ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या क्या बातचीत कही, कैसी कैसी बातचीत कही, इसको लेकर एक छोटा सा प्यारा सा डिस्कशन। ठीक है, तो देखो, पहले तो हमको ये समझना होगा कि आखिर ये जो मेंडल है, जिन्हें हम लोग कहते हैं ग्रिगोर मेंडल, ये व्यक्ति आखिर थे कौन। बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा। इनके बारे में मैं खैर ज़्यादा तुम लोगों को डिस्क्राइब नहीं करूँगी कि इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कितने साल पढ़े, कितने साल नहीं पढ़े, कहाँ रहे, किस गांव के थे, किस देश के थे। डेफिनेटली हम उन सारे टॉपिक्स में नहीं जाएंगे। बट हाँ, अगर किसी को आप ये कहोगे कि यार फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो आप लोगों के जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स बेसिकली आप लोगों के मेंडल हैं। ठीक है, ये मेंडल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड पहली बार पढ़ाई की, जिन्होंने जेनेटिक्स से रिलेटेड पहली बार चीज़ों को समझा। उन्होंने सोचा कि अच्छा, जेनेटिक्स आप लोगों का ऐसा हो सकता है या ऐसे काम करता है। इस तरीके से कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते होंगे और ऑफस्प्रिंग की बॉडी से फिर उसके ऑफस्प्रिंग में जाते होंगे। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है मैडम? ऑफस्प्रिंग का मतलब बेसिकली आप लोगों का बेबीज़ है। ठीक है, पेरेंट से अपने उनके खुद के बेबीज़ में और उनके बेबीज़ से उनके बेबीज़ में, मतलब किस तरीके से एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इसके बारे में पढ़ाई किसने की? मेंडल जी ने की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ाई किसने की? मेंडल जी ने की। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं भाई मेंडल सर की इमेज, कि आखिर मेंडल जी हमारे दिखते कैसे थे। ठीक है, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। चलो, तो अभी आप लोगों के पास ग्रिगोर मेंडल, इनकी इमेज हम लोग देख लेते हैं। डन। तो ये हैं आपके ग्रिगोर मेंडल, ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, देखो, ये मेट्रोलॉजिस्ट भी हैं, ये मैथमेटिशियन भी हैं और ये बायोलॉजिस्ट भी हैं। मतलब कितना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। हम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि यार ये बंदा बायोलॉजी पढ़ता है तो इसको ज़रूर मैथ्स नहीं आती होगी। अभी तो खैर इस बात को समझने के लिए तुम लोग काफ़ी छोटे हो, लेकिन जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो लोगों की पता नहीं आपस में ऐसी मेंटालिटी होती है कि अच्छा, इसको है ना ज़रूर मैथमेटिक्स में दिक्कत होगी, इसीलिए इसने बायोलॉजी ले ली है। बट नहीं, ग्रिगोर मेंडल प्रूव्ड ऑल ऑफ द अदर्स रॉन्ग, कि ऐसा नहीं है। बीइंग अ मैथमेटिशियन वी कैन स्टडी बायोलॉजी and being a biologist we can also do mathematics, right? He was the very first scientist जिन्होंने पहली बार बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इसको उन्होंने क्या किया था, मिक्स किया था। तुम्हें पता है मेंडल की जो जेनेटिक्स है, मेंडल ने जितना भी जेनेटिक्स को लेकर बातचीत कही, ये सारी के सारी की मेंडल की बातचीत कंप्लीटली बायोलॉजिकल बेस नहीं थी। मेंडल ने यहाँ पर आपकी जो ये जेनेटिक्स की पढ़ाई है, इस जेनेटिक्स की पढ़ाई में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था किस चीज़ को? स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स उन्होंने की, यहाँ पे उन्होंने मैथमेटिक्स इन्वॉल्व की। तो स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको क्या मिलेगा? मेंडल के पढ़ाए हुए सिद्धांतों के बारे में मिलेगा। अब हुआ कैसा है कि जो मेंडल हैं, अगर मैं इन मेंडल जी की बात करूं, तो देखो, मेंडल ने जेनेटिक्स को लेकर टोटल उस ज़माने में टोटल यहाँ पे 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक है, अगर हम मेंडल के लॉज के बारे में बात करें तो उस ज़माने में, बहुत पुराने ज़माने में, लगभग आज से 150-200 साल पहले मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। बट कैसा था उस वक्त? मेंडल ने जो भी अपनी रिसर्च की, जो भी उन्होंने अपने कंक्लूजन्स निकाले, ये वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं हो पाए। ठीक है, इनके जो ये 3 लॉज थे जो उन्होंने उस ज़माने में रिसर्च की, उनके ये एकदम परफेक्ट जो उनके नियम थे, उनकी जो परफेक्ट बातचीत थी, ये 1865 के दौरान जब उन्होंने ये सारी चीज़ें दुनिया को बताई। ठीक है, 1865 के दौरान उन्होंने जो ये दुनिया को बताई,
ये बिल्कुल भी फेमस नहीं हो पाए, नॉट फेमस। क्यों फेमस नहीं हो पाए, तुम खुद सोचो। आज के ज़माने में कोई भी व्यक्ति फेमस कैसे होता है? बेसिकली अगर मैं तुम्हारी लैंग्वेज में कहूँ तो कोई भी व्यक्ति वायरल कैसे होता है? इंटरनेट ही है जिसके बदौलत अभी तुम घर बैठकर ये चीज़ पढ़ पा रहे हो। इंटरनेट ही है जिसकी बदौलत से हम लोग अभी चुटकियों में बैठे बैठे पूरा ज्ञान दुनिया भर का ले सकते हैं। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स, ठीक है, पुराने ज़माने के मोड ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। हमारे टीचर्स बताते हैं कि आजकल तो मतलब हमारे जो प्रोफेसर्स थे, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करती थी, उनका ये कहना था कि यार उस ज़माने में तो हम लोगों को साल भर, ठीक है, साल भर में एक मोटी सी बुक पब्लिश होकर आती थी डिपार्टमेंट में। उसमें हमारे पूरे केमिस्ट्री की फील्ड में जितने भी वर्ल्ड वाइड रिसर्च हुई हैं, जितने भी पेपर पब्लिश हुए हैं, उन सारी चीज़ों का डिटेलिंग वहाँ पे रहता था, एक मोटी सी किताब। उन्होंने वो पुराने पुराने जर्नल्स हमको दिखाए भी कि देखो पहले हम लोग ऐसा करते थे, पहले चीज़ें ऐसे होती थी, और अब देखो माउस के एक छोटे से क्लिक से इंटरनेट में ऑलमोस्ट आपको सारी जानकारियाँ क्या होती हैं, मिल जाती हैं। डन। तो ये जो आपके फादर ऑफ जो जेनेटिक्स थे, ग्रेगोर मेंडल जी, इन्होंने जो भी 1865 के दौरान अपनी बातचीत रखी, जिन्होंने अपने 3 लॉज बनाए, ये बेसिकली उतने फेमस नहीं हो पाए। अब डाउट आता है कि मैडम ये व्यक्ति इतने फेमस क्यों नहीं हो पाए? इनके ये रिसर्चेस तो बहुत अच्छी हैं, तभी तो आप इन्हें, या कोई दुने इन्हें क्या कह रहे हो, फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे हो। सो व्हाई डिड ही फेल उस ज़माने में? और अगर वो उस ज़माने में फेल हो गए तो इनकी ये सारी बातचीत अभी आपको कैसे पता है? तो कैसा है, उस ज़माने में जो सबसे बेकार चीज़ थी वो था कि आप लोगों का लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन की कमी। मतलब अगर तुम दुनिया के किसी एक कोने में बैठकर कोई एक रिसर्च कर रहे हो तो तुम्हारी वो रिसर्च तुम्हारे गांव को छोड़कर बाहर किसी तक फैल ही नहीं पाती थी, बल्कि तुम्हारे गांव वालों को भी उसमें सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता था, क्योंकि उस ज़माने की जो साइंस थी वो आज के ज़माने की साइंस से बहुत ही ज़्यादा क्या थी, पिछड़ी हुई थी। नो डाउट लोग बहुत ही ब्रिलियंट थे, बहुत ही शार्प थे, क्योंकि तुम ये सोचो आज से मतलब कई सालों पहले हुई रिसर्च या कई सालों पहले हुए उनके वर्क को ही हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, और उसी वर्क से हम लोग आगे और चीज़ें क्या कर रहे, डिराइव कर रहे। बट शुरुआत करने वाले तो वो लोग थे, बट इट डजेंट मीन्स कि उस जमाने के लोग इंटेलिजेंट नहीं थे या कम दिमाग के थे, ये तो पूरी तरीके से बेकार है। बट हाँ, जो पॉपुलेशन थी, जो मेजॉरिटी ऑफ जनता थी जो सोसाइटी में रहती थी, उनकी सोच साइंस वाली नहीं थी। अगर किसी गांव की आबादी 1000 है तो उसमें से मुश्किल से एक आधी बंदा साइंस की तरह सोचने वाला था, बाकी सब लोग अपने कैसे थे, खेती करेंगे या उनके जो भी ऑक्यूपेशन थे अपने ऑक्यूपेशन करेंगे, बस। मतलब अगर साइंस में कोई रिसर्च हो भी रही है तो उनको वो जानने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो तुम ये सोचो, जिस ज़माने में, ठीक है, जिस ज़माने में कम्युनिकेशन का इतना लैक हो साइंस सब्जेक्ट को लेकर, ऐसे में वो इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कैसे पास ऑन होगी? जनरेशन तो छोड़ो, एक गांव से दूसरे गांव तक कैसे पहुंचेगी, दूसरे गांव से लेकर उस पूरे शहर में कैसे पहुंचेगी, और शहर से पूरे वर्ल्ड वाइड कैसे पहुंचेगी? तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन ये बेसिकली एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि आपके मेंडल जी की इतनी बड़ी और इतनी इम्पॉर्टेंट रिसर्च को क्या नहीं कर पाए, लोगों तक फैला नहीं पाए थे अपने, ठीक है, बराबर, ओके। और जिन लोगों को उन्होंने बताया भी, जैसे ऑब्वियस है कि उस ज़माने में भी साइंस कम्युनिटीज़ होती होंगी, है ना, जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो कि देखिए मैंने ये खोज की है, देखिए मैंने वो खोज की है ना। तो बेसिकली उनके आइडिया को, उनका जो आइडिया था, उनकी जो रिसर्च थी, उस पर्टिकुलर आइडिया को, उस पर्टिकुलर रिसर्च को क्या नहीं किया गया, वॉज नॉट वेल एक्सेप्टेड। उसको अच्छे से लोगों ने क्या नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने उसको बेसिकली क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तुम तो कुछ लाए हो, उनकी छोटा सा रिसर्च पेपर लेट से पब्लिश कर दिया, लेकिन जो उसको वट मिलना चाहिए था, ठीक है, जो उसको इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, वो बेसिकली इम्पोर्टेंस उनको नहीं मिली। क्यों नहीं मिली मैडम? इतना अच्छा रिसर्च पेपर लेकर आए हैं, क्यों नहीं मिली? क्योंकि उस ज़माने में क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन्स, क्रोमैटिन थ्रेड्स, राइट, ये जो भाषाएं हैं
तुम अभी ऐसा नहीं हो कि मेरी हेरिडिटी की क्लास में अचानक से टपके हो। इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैंने तुमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाए हैं। मैंने तुम्हें हेरिडिटी और वेरिएशन के बीच का डिफरेंस पढ़ाया है, इनहेरिटेड एक्वायर्ड ट्रेट इसके बारे में बताया है, डीएनए का पूरा मैंने ऑलमोस्ट 10th के सिलेबस से बियॉन्ड जाकर मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया है, आरएनए के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, राइट, क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन दी है, जीन्स क्या होते हैं मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। एंड आफ्टर फिनिशिंग ऑल दिस पार्ट अब जाके हम लोगों ने मेंडल की जेनेटिक्स को शुरू किया है, बराबर। तो अभी ये मैंने आपको जिस तरीके से ये सारी बातचीत बताई कि जीन होता है, डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, एट द टाइम ऑफ मेंडल के ज़माने में, एट दैट टाइम ऑफ मेंडल ये जो जेनेटिक्स है डीएनए वगैरह की ये नहीं आई थी मार्केट में, लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, ठीक है। ये जो आप शब्द यूज़ करते हो डीएनए, आप जो शब्द यूज़ करते हो जीन, आप जो शब्द यूज़ करते हो क्रोमोसोम, ये सब नहीं आए थे, नॉट देयर। तो ऐसे में जो आपके मेंडल थे, इन मेंडल ने उस वक्त कहा कि ज़रूर ऐसी कोई चीज़ होती होगी, ठीक है। मेंडल की जो थ्योरी है ना, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे की क्लास में, मेंडल ने लोगों को बताया कि भाई ऐसा एक चीज़ है, बराबर, ऐसी एक चीज़ है। अभी जिसको तुम जीन कहते हो, मेंडल ने उस जीन को उस ज़माने में, ठीक है, ही नेम्ड जीन एज फैक्टर, बराबर। ये जो जीन वर्ड है ये तो बाद में आया, ठीक है, ये वर्ड तो बाद में आया। उस ज़माने में जो मेंडल जी थे उन्होंने जीन शब्द को फैक्टर के जैसे बोला। उन्होंने क्या कहा कि देखो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, सेल के अंदर क्या है क्या नहीं है, हाँ, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि भाई ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई क्या है, फैक्टर इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से कैरेक्टरिस्टिक एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन पास ऑन हो रहे हैं। मतलब उनको ये तो पता चल गया था कि कुछ तो है, जैसे सीआईडी में नहीं बोलते हैं वो प्रद्युमन, एसीपी प्रद्युमन, दया कुछ तो गड़बड़ है। सो ही कॉल्ड इट, उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि यार कुछ तो है यहाँ पर। उनको नहीं पता था कि वो क्या है, कैसा है ना। कई फैक्टर्स हो सकते हैं यार उनके नहीं पता होने के बारे में, है ना। उस वक्त की वेल डेवलप साइंस का ना होना, उस वक्त के वेल डेवलप इंस्ट्रूमेंट्स का ना होना, बट उन्होंने क्रैक कर लिया था यार कुछ तो गड़बड़ है, और उन्होंने उस गड़बड़ को, उस चीज़ को नाम दिया फैक्टर, जिसकी वजह से एक कैरेक्टरिस्टिक आपके दूसरे कैरेक्टरिस्टिक आपके बेटे बेटी में पेरेंट से क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। लेकिन जब उन्होंने दुनिया को अपनी ये बात बताई तो उनके पास इस फैक्टर वाली चीज़ को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रूफ नहीं था। अब लोगों ने उनको बोला कि हम आपकी बात कैसे मान लें कि कोई भी एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे ऑफस्प्रिंग से ऑफस्प्रिंग आगे फर्दर जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। आपका ये जो वर्ड है फैक्टर, इस फैक्टर को हम कैसे मान लें। तो बेचारे उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं था। तो इन सारे रीजंस की वजह से मेंडल की जो उस ज़माने की थ्योरी थी 1865 की, ये बेचारी क्या हो गई, नॉट फेमस हो गई, है ना। मेंडल जी बेचारे क्या हो गए, आपके नॉट फेमस हुए। उनकी रिसर्च को, उनकी मेहनत को जस्ट एक छोटे से कागज़ के टुकड़े में क्या कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया, और उसको पब्लिश करके क्या कर दिया गया, वहीं के वहीं पड़े रहने दिया गया। फिर अगर ये छोटी सी चीज़ पब्लिश होके वहीं के वहीं रह गई तो आखिर ये हम तक कैसे आई है, हमें कैसे पता चला मेंडल के सब रिसर्च के बारे में, हमें कैसे आइडिया रहा। तो एक्चुअली उनकी डेथ के कई सालों बाद, मतलब सोचो मेंडल जी फेमस भी नहीं हो पाए, है ना। और पता है ये जो 3 लॉज उन्होंने बनाए थे, इन 3 लॉज को बनाने के लिए ही वर्कड फॉर 7 ईयर्स, उन्होंने 7 साल तक काम किया था, ठीक है। कौन से ईयर से कौन सी ईयर तक काम किया था ये आपकी जानकारी किसी काम की नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, सॉरी, ठीक है। बट उन्होंने 7 साल काम किया था। उनकी 7 साल की रिसर्च, उनके 7 साल की मेहनत कहीं पता नहीं चली। फिर मैडम आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस मेंडल के पहले, दूसरे और तीसरे नियम को अब हम लोग क्लास 10वीं में पढ़ रहे हैं, आखिर हुआ क्या। तो देखो हुआ ऐसा कि दुनिया के कोनों में, अलग अलग कोनों में, ठीक है, लोग काम करते हैं। जैसे
मैं तुम्हें एक बहुत ही फेमस चीज़ बताती हूँ, नायलॉन। मुझे नहीं लगता कि तुम में से ऐसा कोई भी होगा जिसको नायलॉन शब्द का मीनिंग नहीं पता है। सबको नायलॉन पता है, नायलॉन क्या होता है। नायलॉन से कई लोग मांझा पतंग उड़ाते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। तुम्हें पता है ये जो वर्ड है नायलॉन, ये क्यों रखा गया। नायलॉन एक्चुअली दो शब्दों से बना है, न्यूयॉर्क का NY, लंदन का LON। इन दोनों को मिला के नायलॉन बना है। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग जगहों पे दो अलग अलग व्यक्तियों ने, जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं था, एट द सेम टाइम, लगभग ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैडम एक ही दिन, एक ही मिनट, एक ही सेकेंड, बट ऑलमोस्ट सेम टाइम पे इन दोनों ने इंडिविजुअली रिसर्च के थ्रू इस चीज को ढूंढ निकाला था। सो इन ऑर्डर टू मतलब उनको ग्रैटिट्यूड शो करने के प्रति, वो व्यक्ति क्योंकि न्यूयॉर्क के थे तो NY, एक व्यक्ति लंदन के थे तो LON, सो उस प्रोडक्ट का नाम बन गया नायलॉन। तो वैसे ही तीन लोग थे, ठीक है। आपको अप टू 10th क्लास उन लोगों के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट जब आप फ्यूचर में क्लास 11th या 12th में जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब आपको इनके नाम वगैरह याद रखने पड़ते हैं। खैर, तो ये जो तीन लोग थे, ये अलग अलग जगहों पर बैठे थे, अलग अलग जगहों पे अपनी अपनी रिसर्च कर रहे थे। तो 1865 के बाद अब डायरेक्टली कौन सा ईयर आया, 1900 ईयर आया। इस 1900 ईयर में तीन लोग थे, अभी उनके नामों के बारे में हमें जानने की नीड नहीं है। एक था आपका पर्सन A, उन्होंने देखा। एक थे आपके पर्सन B, उन्होंने मेंडल का कुछ देखा। एक थे पर्सन C, उन्होंने मेंडल का कुछ देखा। और उन्होंने सोचा, अरे बाप रे, इतनी इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कैसे छुपी हुई रह सकती है लोगों से। और उसके बाद उन्होंने इस मेंडल की पूरी मेहनत को बेसिकली उन्होंने क्या किया, रीपब्लिश किया। रीपब्लिश इन द सेंस वापस से, जो उस वक्त तो देखो 1865 से लेके 1900, यानी कि कितने साल, आपके 35 ईयर्स में कुछ तो साइंस की फील्ड में डेवलपमेंट हुआ होगा ना। तो उन्होंने इन मेंडल की सारी मेहनत को रीपब्लिश किया कुछ प्रूफ्स के साथ, और जब ये चीज़ विद प्रूफ के साथ वापस से रीपब्लिश हुई, तब जाके ये चीज़ कैसी हुई, फेमस हुई। और अब ये इतनी फेमस है कि हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। और आप अभी इस चीज़ को पढ़ रहे हैं और मैं आपको अभी 9th and 10th में ये चीज़ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ये इतनी फेमस है और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। लेकिन तुम ये सोचो, 1865 में आखिर आपके जो मेंडल जी थे या फिर कोई भी अदर साइंटिस्ट, मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया बाकियों ने नहीं किया, सब लोग अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड ऑफ वर्क में अच्छा काम डेफिनेटली करते हैं, बट 1865 में जब चीज़ें कम थी, लिमिटेड थी। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि जो मेंडल थे, ये बेसिकली कोई लैब में बैठ के काम नहीं करते थे, ठीक है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक चर्च में रहते थे। पता है, ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहाँ रहते थे, चर्च में रहते थे। चर्च के पीछे की जो खाली जगह थी, उस खाली जगह में मटर, मटर मतलब समझता है ना, PEAP, उस मटर को ये उगाते थे। मटर की ऊपर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस की, बहुत मटर ही मटर उन्होंने उगाए। और उस पर्टिकुलर मटर के थ्रू उन्होंने ये सारे अपने ऑब्जर्वेशंस दुनिया के सामने रखे। तो पहली तो बात, ये बंदा चर्च में रहता था। एक प्रकार से आप मान के चल सकते हो कि जो लड़के या लड़कियां नहीं होते हैं, जो जैसे अपन कई लोग बोलते हैं हिंदू धर्म में, क्या हमने संन्यास ले लिया है, ये ना हम लोग अब सारी मोह माया से दूर हो गए हैं। सो लाइक दैट इन्होंने भी संन्यास ले लिया था। ये आपके चर्च में रहते थे, वहाँ चर्च के पीछे की जो खाली जगह थी, वहाँ मटर के पौधे उगाते थे। एंड उसी मटर के पौधों से उन्होंने इस चीज़ की रिसर्च आगे लेके गए, है ना। तो इनके फेमस, या फिर मैं कहूँ इनके इतने ज़्यादा सटीक होने का, इनके इतने ज़्यादा एक्यूरेट होने का आखिर रीज़न क्या था, ठीक है। आखिर रीज़न क्या है बताओ। तो देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। जब भी कोई चीज़ लॉन्च होती है, ठीक है, बराबर बराबर, एक मिनट को, एक मिनट, खैर।
हाँ, मैं ये कह रही थी कि इतने उनके एक्यूरेट होने का इसका रीज़न क्या है, वो भी तब जब आपके रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, जब इस चीज़ की तक डिस्कवरी नहीं हुई थी कि डीएनए क्या होता है, आप लोगों का जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, वगैरह वगैरह। इतनी एक्यूरेट होने का रीज़न क्या है? तो देखो, आपने ना डे टू डे लाइफ में, भले ही हम सोचे या ना सोचे, पूरे दिन भर में, बराबर दिन भर में बहुत सारे लोग दुनिया के, ठीक है, बराबर दुनिया के अलग अलग कोनों में, ठीक है, क्या करते हैं, हर दिन किसी ना किसी चीज़ को क्या करते हैं, आप लोगों का हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। कभी कोई सर्वे होता है ना, कभी कुछ होता है, फिर उसके बाद वो सर्वे का क्या करते हैं, रिजल्ट निकलता है कि ये सर्वे कितना % सक्सेसफुल है, इससे क्या आया, कितना नहीं आया। तो ऐसे ही उस ज़माने में जो आप लोगों के, ठीक है, मेंडल जी थे, ये बेसिकली ऐसा नहीं करते थे कि भाई एक पी का पौधा ले लिया, ठीक है, और उस एक पी के पौधे पर बैठे हुए हैं और उसी पे अपनी पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे हैं। आप ये मान के चलो जैसे एक खेती कैसे होती है मटर के पौधों की, हजारों लाखों मटर के पौधे होते होंगे। तो बेसिकली आपके मेंडल जी भी यही रिसर्च कर रहे थे मैनी पी प्लांट्स पर। मैनी का मतलब आप ये मान के चलो थाउजेंड्स या फिर लैक ऑफ प्लांट्स पर। इसका मतलब इनके पास रिसर्च करने के लिए, सॉरी लैक्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, के काट लेना, ठीक है, इनके पास मतलब रिसर्च करने के लिए जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे, वो नंबर ऑफ सैंपल्स बेसिकली बहुत बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा थे नंबर ऑफ सैंपल्स। तो जब उनके पास नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा थी तो उससे उनको एक बेटर क्लियरिटी मिली, ठीक है, बराबर उनको क्या हुई, एक बेटर क्लियरिटी मिली। क्योंकि जब हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा होते हैं ना, तो नंबर ऑफ सैंपल्स ज़्यादा होने से हमारी जो एक्यूरेसी है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मान लेते हैं मैंने किसी एक व्यक्ति पे रिसर्च की कि मैं ये फलाना दवाई बना रही हूँ, है ना, आपकी, और ये दवाई को मैं मार्केट में लॉन्च करना चाहती हूँ। तो ऐसे ही दवाई मार्केट में यार लॉन्च नहीं हो जाती है। तुम्हें पता है, दवाई को लॉन्च या किसी वैक्सीन को लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग की जाती है अलग अलग चीज़ों पर। तो अगर मान लेते हैं मैंने किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पर टेस्टिंग की और मान लेते हैं वो सफल हो गई, ठीक है, लेकिन अगर मैं वही वैक्सीन दूसरे व्यक्ति को लगाऊंगी तो उसकी मेडिकल कंडीशंस कुछ अलग है ना, उसकी बॉडी अलग है, उसका सब कुछ अलग है। तो ऐसे केस में उसकी भी बॉडी में वो चीज़ सक्सेसफुल हो पाए ऐसा नहीं होता है। तो आपको हजारों लाखों लोगों पर क्या करनी पड़ती है, टेस्टिंग करनी पड़ती है, ताकि आप एक बेटर डेटा कलेक्ट कर सके कि हाँ यार मैंने इस पर्टिकुलर वैक्सीन को इतने लाखों लोगों पे ट्राई किया, मेजॉरिटी ऑफ लोगों पे सक्सेसफुल हुई है, जिन लोगों पे सक्सेसफुल नहीं हुई है उनके पास ये बीमारी थी, उनको ये था, उनको वो था, ताकि आप एक बेटर कंक्लूजन निकाल सको, बराबर। तो मेंडल जी के भी क्या हुआ है, एक बेटर कंक्लूजन वो क्यों निकाल पाए, क्योंकि उन्होंने नंबर ऑफ सैंपल्स जो लिए थे पी प्लांट के अपने क्या करने के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, वो नंबर ऑफ सैंपल्स क्या थे, बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। ये उन्होंने बेसिकली किसी भी प्रकार की कोई भी कंजूसी नहीं की रिसर्च करने के लिए, है ना, बराबर। उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की कि अरे नहीं यार करके कंजूसी कर लेते, 2 प्लांट पे रिसर्च करके अपने रिजल्ट को दुनिया के सामने ला देते हैं, ऐसा नहीं किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ही यूज्ड मैथमेटिक्स, ठीक है, बराबर। उन्होंने क्या किया, आपकी मैथ्स का प्रयोग किया चीज़ों को डिराइव करने में, कंक्लूजन तक पहुंचने में। ऐसा नहीं कि बस तुक्का मार दिया, नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने मैथ्स का यूज़ किया। तो इसीलिए उस ज़माने में भी उनके जो रिजल्ट्स थे, उस ज़माने में भी उनके जो कंक्लूजन्स थे वो इतने सटीक थे, इतने एक्यूरेट थे। तो मेंडल को लेकर तो देखो मैंने बहुत सारी आपको बातचीत बता दी, बट द पॉइंट इज कि मैडम इतने सारे पौधे आजू बाजू हैं, गुलाब का पौधा, चंपा का पौधा, करेले की बेला, कद्दू, लौकी, गिलकी, बैगन, भिंडी, टमाटर, आखिर ये इन्होंने अपनी रिसर्च के लिए पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया, वाई, इन ये क्वेश्चन का जवाब। बल्कि ये तो कई बार बोर्ड एग्जाम से पूछा भी जाता है कि भाई पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया गया।
तो देखो बात ऐसी है कि उनको ऐसा नहीं है कि पी प्लांट से पर्सनली कोई लगाव है। जैसे कि मुझको पर्सनली जो आपके फूल होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, जरबेरा, जरबेरा फ्लावर। आप यूजुअली जब किसी के लिए बुके खरीदते हो तो जरबेरा उसमें बहुत सारे होते हैं। देखो मैं दिखाती हूँ तुमको जरबेरा, ठीक है, जरबेरा, जरबेरा फ्लावर, ठीक है। ये देखो अलग 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 कलर्स में आपको जरबेरा मिलेगा, ठीक है। अब ये मत बोलना रे मैडम ये तो शेवंती है, प्लीज, शेवंती इज क्रिजैंथेमम, ठीक है। शेवंती के जो फूल होते हैं उसको क्रिजैंथेमम कहते हैं, दिस इज जरबेरा। जब आप किसी को बुके वगैरह गिफ्ट देते हो तो आपको यूजुअली उस बुके में ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स मिलेंगे जरबेरा के। देखा कितने प्यारे हैं। मुझे पर्सनली अगर एक इंसान चूज करने को बोले कि आपको जरबेरा के फ्लावर्स चाहिए कि आपको रोज़ के बुके चाहिए, तो मैं जरबेरा को मैं चूज़ करूँगी। जरबेरा इज़ माई पर्सनली फेवरेट वन, राइट। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो आपके ग्रेगोर मेंडल जी थे, इनको ऐसा कोई पर्सनल लगाव नहीं था उस आपके पी प्लांट से कि यार उनको एक ऑब्सेशन है कि नहीं नहीं मुझे तो मटर पनीर अच्छा लगता है, मुझे तो मेथी मटर मलाई अच्छी लगती है, मटर 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 मटर, ऐसा कुछ नहीं। उनको कोई पी प्लांट के साथ अपना ऑब्सेशन नहीं था, कोई सनक नहीं थी। उन्होंने बहुत ही लॉजिकल वे में क्या किया, आपके पी प्लांट को चूज़ किया। सबसे पहला रीज़न पी प्लांट का कि इसकी जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, रिप्रोडक्शन साइकिल जो है इसकी, ये रिप्रोडक्शन साइकिल बहुत ही कैसी है, शॉर्ट है। मतलब अभी तुम देखो ह्यूमंस के केस में अगर मेल और फीमेल मेटिंग करते हैं बेबी होने के लिए, ठीक है, तो वो फीमेल को प्रेग्नेंट होने के बाद, ठीक है, उसकी बॉडी में प्रेगनेंसी का पीरियड शुरू होने से लेकर बच्चा तुरंत 2 दिन बाद निकल के बाहर नहीं आ जाता है। 9 मंथ्स लगते हैं एक बेबी आने में, ठीक है, उस एक बेबी के आने में 9 मंथ्स लगते हैं। और फिर दूसरा बेबी कब आएगा भाई, अगर मान लेते हैं दूसरा बेबी आएगा भी तो वो 9 मंथ से पहले तो नहीं आ सकता ना। 9 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद वापस से प्रोसेस शुरू होगी दूसरा बेबी आने की। तो ऐसे में अगर कोई मान लेते हैं ह्यूमंस के बच्चों पे स्टडी करना चाहता है, ह्यूमंस के बच्चों की स्टडी की वो चीज़ों को क्या करना चाहता है, देखना चाहता है, समझना चाहता है, राइट, तो उसके लिए उसकी जो रिप्रोडक्शन साइकिल है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। मतलब तुम सोचो हम लोग किसी चीज़ की स्टडी क्यों करते हैं, हम उसकी स्टडी कंपैरिजन करने को करते हैं कि भाई तेरे पास ये है मेरे पास वो है, तेरे पास ये नहीं है मेरे पास वो नहीं है। तुम ये सोचो जब एक बच्चा आएगा 9 महीने बाद और दूसरा बच्चा और 9 महीने बाद आएगा, तीसरा बच्चा और 9 महीने बाद आएगा, तो भाई तब तक तो पहला बच्चा बड़ा हो गया होगा। अब मैं कहाँ से कंपैरिजन करूँ बताओ। तो इसीलिए हमने एक ऐसे प्लांट को चाहिए था जिसकी ये जो रिप्रोडक्शन साइकिल है ये बहुत ही शॉर्ट हो। तो उसके लिए जो ये आपका पी प्लांट है बहुत ही सूटेबल था, फटाफट फटाफट इसकी रिप्रोडक्शन साइकिल थी। प्लस सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बनते थे, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स बनते थे। सीड्स का मतलब होता है मटर के दाने, ठीक है, वो जो मटर के दाने हैं वही बेसिकली आप लोगों के सीड्स हैं। तुम खुद सोचो मटर की एक फली के अंदर कम से कम 5 से 6 दाने होते हैं। अगर मैं पूरे के पूरे मटर के पौधे के बारे में बात करूँ तो 50 से 60 दाने तो मैं मान के चलती हूँ रहेंगे ही रहेंगे। और अगर मैं पूरी की पूरी खेती की बात करती हूँ तो हज़ारों लाखों दाने मेरे पास मटर के रहेंगे। तो क्योंकि इसकी रिप्रोडक्शन साइकिल भी बहुत शॉर्ट है, ये लार्ज नंबर ऑफ सीड्स भी प्रोड्यूस कर लेता है इतने कम इंटरवल में। सो देयरफॉर आप लोगों का जो मेंडल जी थे इन्होंने बेसिकली पी प्लांट को क्या किया, चूज़ किया, ठीक है। तो पी प्लांट को चूज़ करने का ऐसा ही कोई ऑब्सेशन नहीं था जैसा मेरा ऑब्सेशन जरबेरा के प्रति है, राइट। उनका ऑब्सेशन ऐसा नहीं था, उन्होंने लॉजिकल वे में क्या किया है, आपके पी प्लांट को चूज़ किया है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि आपके पी प्लांट के अंदर जो मेंडल जी थे उनको क्या देखने को मिल रहे थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स देखने को मिल रहे थे। मैं अभी ट्रेट्स वर्ड का मीनिंग समझाऊंगी। वैसे मैंने जब इनहेरिटेड एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स ये वर्ड समझाया था तब भी मैंने ट्रेट्स का मीनिंग बताया था, बट आज मैं ट्रेट्स का मीनिंग जेनेटिक्स लेवल पर समझा के दूंगी। उस वक्त तो मैंने आपको एक तरीके से इनहेरिटेड और एक्वायर्ड ट्रेट
ये टॉपिक समझाने के लिए ऊपर ऊपर से बताया था, लेकिन अब हम लोग इसको जेनेटिक लेवल पर समझेंगे। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स देखने को मिल रहे थे। मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि एक मटर का पौधा और दूसरा मटर का पौधा आइडेंटिकल है, कुछ वेरिएशंस उनको ऑब्जर्व होने को मिल रहे थे। मतलब उनको क्या मिल रहे थे, ही कैन ईजीली आइडेंटिफाई दी वेरिएशन, है ना, ही कैन ईजीली आइडेंटिफाई वेरिएशंस। वो ईजीली देख पा रहे थे, ठीक है, कि एक मटर के पौधे और दूसरे मटर के पौधे के बीच में क्या वेरिएशंस हैं, वो बहुत ही ईजीली देख पा रहे थे। नहीं तो तुम सोचो, अगर वो वेरिएशंस ईजीली नहीं देख पाएंगे, ठीक है, अगर वो वेरिएशन को ईजीली क्या नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे। कंपैरिजन तब किया जाना ज़्यादा आसान हो सकता है जब हमको चीज़ें साफ साफ दिखें कि इसके पास ये अलग है, इसके पास वो अलग है। तब हमारे लिए ज़्यादा चीज़ें क्या हो सकती हैं, आसान हो सकती हैं। मान लो दोनों के बीच में डिफरेंस पता करने के लिए हमको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, फलाना स्कोप ये सब लग रहा है, तो यार उसको तो स्टडी करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होने की वजह से यहाँ पर आप लोगों को इसकी स्टडी कर पाना क्या थे, बहुत ही क्या था, आप लोगों का आसान था। सो इन सारे रीजंस की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया, राइट। तो बेसिकली हम लोगों ने आज क्या सीखा कि मेंडल कौन थे, इनकी रिसर्च क्यों उतनी ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई, और तीसरा आखिर इन्होंने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ और जान ले, जो ये पी प्लांट होता है इसका एक साइंटिफिक नेम होता है जो कि पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम्स 12th वालों के तो काफ़ी ज़्यादा ये पूछा गया है। इसका नाम होता है पीसम सेटिवम, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पीसम सेटिवम। आपके आजू बाजू आपको जितने भी एनिमल्स दिख रहे हैं, आपको अपने आजू बाजू जितने भी प्लांट्स दिख रहे हैं, हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम होता है। हाँ, ये बात अलग है कि हम उसको कहते कुछ और हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, बट हर चीज़ का एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे कि मैंने महाराष्ट्र में आकर पहली बार सूरन खाया था, ठीक है, बराबर मेरे हिसाब से मैंने पहली बार आप लोगों के महाराष्ट्र में आके क्या खाया था, सूरन की सब्जी खाई थी, है ना। अच्छा, अब कई लोग ऐसे होंगे कि मैडम ये सूरन क्या होता है, तो यार आप सभी लोगों ने सूरन खाया है। अगर आपको नहीं पता तो अपने अपने घर में पूछ लो, ठीक है। अभी सूरन को कहते क्या है, तो देखो एक्चुअली सूरन को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें कहते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश भाषा की अगर हम बात करें तो इसको यैम भी कहते हैं, इसको बीटल नट भी कहते हैं। और अगर अभी मैंने रिसेंटली जब मैं रायपुर गई थी तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में सूरन को कुछ और कहते थे, क्या कहते थे, रुको, बहुत अलग सा ही नाम था, चिमकी, नहीं चिमकी तो नहीं था यार, ऐसी समथिंग था, लेकिन बहुत ही प्यारा सा नाम था। तो मैंने उनको ये बोला कि यार ये तो मैंने कभी खाया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। सो दे सर्व मी, उन्होंने मुझे दिया। मैंने बोला अच्छा हाँ ये तो मैंने खाया है, तो सूरन है, राइट। तो सोचो मैं भी हिंदी साइडर हूँ, जिनके यहाँ मैं गई हूँ वो भी हिंदी साइडर हैं, बट वो छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं और मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ बचपन से। तो मुझको एक्चुअली में वो लैंग्वेज कैसी थी, मैं जानती थी इसको बीटल नेट कहते हैं, इसको याम कहते हैं, इसको सूरन कहते हैं, बट उन्होंने कुछ और भी नाम बताया था, वो मुझे नहीं पता था, इसे और भी कुछ कहते हैं। जैसे कि बचपन से हमने पम्पकिन को कद्दू सुना है, बट महाराष्ट्र में आके हमने सुना है कोमड़ा, इसे कोमड़ा कहते हैं, राइट। सो जब आप रीजन टू रीजन आप जाते हो तो लैंग्वेज किसी भी वेजिटेबल को बोलने की क्या होती है, माइट बी चेंज होती है, वेरी करती है ना। तो ऐसे केस में वो तो चलता है यार, पर्सन टू पर्सन लोकल लैंग्वेज में चीज़ें बदलेंगी, बट हर प्लांट का एक आपका साइंटिफिक नेम होता है। तो वही साइंटिफिक नेम किसका है, पी प्लांट का। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, पीसम सेटिवम, डन। तो ये हम लोगों ने आपके जो ग्रेगोर मेंडल थे इनके बारे में बातचीत की। अब मैंने कहा कि ग्रेगोर मेंडल को पी प्लांट के ऊपर बहुत ही ईजीली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिख रहे थे। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब ऐसे ट्रेट्स उनको बहुत ही आसानी से देखने को मिल रहे थे, ठीक है, जो जिससे आप डिस्टिंग्विश कर सको कि ये वाला प्लांट मेरे इस वाले प्लांट से अलग है, ये वाला प्लांट मेरे उस वाले प्लांट से अलग है, या फिर अरे मेरा ये वाला प्लांट और मेरा वो वाला प्लांट तो एकदम ही आइडेंटिकल है।
तो मेंडल ने इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो कि उन्होंने स्टडी की, ऐसे टोटल उन्होंने अपनी एंटायर रिसर्च में टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी की है। ठीक है, उन्होंने टोटल आपके कितने 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इसकी उन्होंने क्या की है, स्टडी की है। कितने की है, 7 लोगों की स्टडी की है। 7 कैरेक्टर्स पी प्लांट के थे जिनको उन्होंने क्या किया है, स्टडी किया है। कौन से थे, क्या किया, ये सब मैं फ्यूचर की क्लासेस में धीरे धीरे ये चीज़ें रिवील करूँगी। जैसे मेंडल की लैंग्वेज में फिनोटाइप जीनोटाइप क्या है, ट्रेट्स क्या है, लोकस क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, एलील्स क्या है, जीन्स क्या है, ये सारे बेसिक टर्म्स मैं सिखा के दूंगी। डन। बट अभी आज हम लोग जस्ट एक उसकी उनकी लाइफ के बारे में चीज़ें जान रहे थे और कुछ भी नहीं। तो उन्होंने टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उस पी प्लांट के स्टडी के। तो मैडम वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हैं? सो इस चार्ट को देखें, ये है वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जो कि मेंडल जी ने स्टडी किए। काइंडली अभी यहाँ पे जो ये वर्ड है डोमिनेंट और यहाँ पे जो ये वर्ड है रेसेसिव, आप इसको फिलहाल के लिए इग्नोर करिए। कल की क्लास में मैं यही वर्ड डोमिनेंट, यही वर्ड रेसेसिव, इनको मैं डिटेल में आपको समझा कर दूंगी एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अभी नहीं। तो देखो इन्होंने क्या क्या स्टडी किया। इन्हें स्टडी किया शेप ऑफ द सीड, यानी कि जो मटर का दाना था उस मटर के दाने की शेप क्या होगी, या वो राउंड राउंड निकलेगा या फिर वो मुरझाया हुआ सा रिंकल्ड सा निकलेगा। फिर उन्होंने दूसरी स्टडी की कि मटर के दाने का कलर क्या होगा। ठीक है, तो वो आपका येलो होगा या फिर वो ग्रीन होगा। अच्छा, एक मैं तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ कि मेंडल ने ये जो कलर्स है कि येलो होगा या ग्रीन होगा, ये अपनी मर्जी से नहीं कह रही है कि हाँ मटर के दाने का कलर येलो होता है। इन्होंने एक्चुअल में खेती के अंदर ये चीज़ ऑब्जर्व की कि प्लांट्स जो हैं मटर के, इनके जो सीड्स हैं इनमें आपको 2 ही वैरायटी देखने को मिल रही है। जैसे गुलाब है, गुलाब में आपको कितनी सारी वैरायटीज़ मिल जाती है। चलो इधर देखो, गुलाब छोड़ो, मेरे प्यारे जरबेरा को देखो, है ना, कितनी वैरायटीज़ है यार। देखो तो सही एक बार, आपको थोड़ा डार्क रेड मिलेगा, आपको उससे ऊपर थोड़ा हल्का रेड मिलेगा, आपको उससे नीचे में थोड़ा येलो प्योर भी मिलेगा, आपको येलो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन मिलेगा, आपको देखना थोड़ा डार्क पिंक मिलेगा, पर्पल कलर मिलेगा, फिर आपको एक ऑरेंज कलर मिलेगा। मतलब देयर आर वेरी वैराइटीज़। बट पी प्लांट में ऐसा नहीं हो रहा था। या तो सीड राउंड होगा या तो सीड रिंकल्ड होगा। जैसे कैसी होती है सिचुएशन, या तो बच्चा पास होगा या तो बच्चा फेल होगा। बाउंड्री पास जैसी कोई सिचुएशन नहीं होगी। या तो 0 आएंगे या तो 100 आएंगे, है ना। बीच में 10 आ गए, 20 आ गए, 30 आ गए, 40 आ गए, 50 आ गए, 92 आ गए, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। तो मेंडल जी ने ये कहा 2 ही सिचुएशन होंगी, या तो या तो सीड आपका राउंड होगा या रिंकल्ड होगा। राउंड और रिंकल्ड के बीच का कुछ नहीं है। उन्होंने कहा या तो सीड का कलर आपका येलो होगा या तो ग्रीन होगा, उनके बीच का कुछ नहीं है। कि मतलब मैडम ऐसी भी एक सीड हो सकती है ना जिसमें कलर येलो और ग्रीन का मिक्सचर हो। मतलब येलो और ग्रीन कलर को अगर आप मिक्स कर दो तो एक नया कलर बनेगा ना। क्या चलो वो नया कलर होगा। कलर ऑफ द फ्लावर हो सकता है आपका फ्लावर पर्पल कलर का हो। मतलब फ्लावर इन द सेंस हर पौधे के अंदर फूल आते हैं। आम जब लगने वाला होता है तो आम के पेड़ में भी फूल आते हैं। अमरूद जब पेड़ में लगता है, अमरूद के पेड़ में भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। फ्लावर्स सभी प्लांट्स में आते हैं बिफोर फ्रूट, राइट। तो फ्रूट लगने से पहले पी प्लांट में जो फ्लावर आया है वो या तो पर्पल कलर का होगा या तो वाइट कलर का होगा। ठीक है, बराबर। ऐसा नहीं हो सकता कि मैडम थोड़ा थोड़ा पर्पल, थोड़ा थोड़ा वाइट, थोड़ा वाइट है उस पर पर्पल के छींटे हैं, या पहले पूरा पर्पल है उस पर वाइट के छींटे हैं, या फिर पर्पल और वाइट का मिक्सचर है। नहीं मैडम, वाइट थोड़ा ज़्यादा है, पर्पल थोड़ा कम है, ऐसा कुछ नहीं। या तो भाई तू पर्पल फ्लावर देगा या तो तू वाइट फ्लावर देगा। ये उन्होंने तीसरा कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। चौथा कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने मटर के छिलके के बारे में पढ़ा कि छिलका एकदम चिकना होगा, जैसे हम लोग कहेंगे कंस्ट्रिक्टेड, या फिर इस तरीके का थोड़ा दबा हुआ होगा। देखना आप कभी कभी आप लोगों का जो मटर का छिलका होता है वो एकदम पिचका सा रहता है। जब आप उस मटर के दाने को पिचके से को खोलते हो तो उसके अंदर एकदम पिद्दी पिद्दी से मटर मिलते हैं, बच्चे मटर। तो वैसा होगा या फूला हुआ होगा। आप लोगों का जो मटर का छिलका है
उसका कलर ग्रीन होगा कि उसका कलर येलो होगा। जो मटर के पौधे पे जो फ्लावर्स आते हैं, उन फ्लावर्स की पोजीशन क्या होगी, या वो फ्लावर इस तरीके से थोड़े प्लांट में कॉर्नर से उगेंगे या फिर इस तरीके से टॉप पोजीशन पे उगेंगे, एक्सिलरी रहेंगे कि टर्मिनल रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्लांट की हाइट, प्लांट लंबा लंबा होगा या प्लांट छोटा छोटा होगा। तो इस तरीके से मेंडल ने टोटल यहाँ पे क्या किए, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आपकी स्टडी के। पेपर में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ मेंडल। तो आपको नाम से पता होना चाहिए एकदम तुरंत, शेप ऑफ द सीड, कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ फ्लावर, शेप ऑफ द फ्लावर, कलर ऑफ द पॉट, पोजिशन ऑफ फ्लावर एंड हाइट ऑफ द प्लांट। ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रटे हुए होने चाहिए। इवन कल मैं आपको डोमिनेंट और रेसेसिव ये समझा कर दूंगी कि क्या डोमिनेंट होता है, क्या रेसेसिव होता है। तो पता है टीचर आपके पेपर में ये क्वेश्चन एक और फ्रेम कर सकती है कि जो शेप ऑफ द सीड होती है मेंडल केस में, वो 2 टाइप की हो सकती है, या तो राउंड हो सकती है या तो रिंकल्ड हो सकती है। तो राउंड में डोमिनेंट कौन होगा और रिंकल्ड में डोमिनेंट कौन होगा, पहचानो। तो इवन आपको ये याद करना पड़ेगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को याद कर रहे हो तो उसमें कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक उसका डोमिनेंट है और कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक उसका रेसेसिव है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, कि ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इसमें रेसेसिव था, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या था, डोमिनेंट था। ठीक है, तो आज की क्लास तो देखो हम लोगों के फादर और जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में ही हुई। कल की क्लास में हम कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे। ठीक है, जैसे कि एलील्स क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये सारी बातचीत। ठीक है, फिर उसके बाद आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे मेंडल के लॉ पढ़ेंगे। ओके, डन। ठीक है, फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं। ये वाला जो चार्ट है आज कंप्लीट करके रेडी रखना। कल की क्लास में बेसिक